वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 16 अगस्त को कराई जानी है, जिसके लिए बीईओ की टेस्ट सीरीज नंबर आप 9 देख रहे हैं। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज कंप्लीट की हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, पर्यावरण की टेस्ट सीरीज, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान, इन सब के मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आपको चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला सवाल देखिए आपका, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको इंग्लिश में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? जिस वक्त अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे देश में, तो ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ से भारत के लिए कानून बन कर के आते थे, और साल 1919 में जो अधिनियम आया था, इसको कंप्लीट हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। जिस वक्त ये अधिनियम भारत आया था या पारित हुआ था, उस वक्त भारत सचिव कौन हुआ करते थे और भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है। तो भारत सचिव उस वक्त लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। और दूसरे, अगर भारत की वायसराय की बात करें, तो भारत का वायसराय उस वक्त कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का उस समय वायसराय हुआ करता था। इसीलिए इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। और इस अधिनियम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे अपने। सरकार का ये दावा था उस वक्त कि इस अधिनियम की जो इम्पॉर्टेंट विशेषता या इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है, वो है उत्तरदायी शासन की प्रगति। तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एक सवाल भी पूछता है कि किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उत्तरदायी शासन का प्रयोग 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम की खास फीचर्स में पहला फीचर है, इसमें केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। याद रखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया, दूसरा विधानसभा, जिसको निम्न सदन कहा गया, ये कहलाने वाले द्विसदनात्मक विधान मंडल की व्यवस्था की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह है कि केंद्र में पहले नहीं, यहाँ पर जो है प्रांत में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये इसका फीचर है। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की भी व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, और इसमें महिलाओं को भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था, अधिकार मिला था। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। और अगर हम बात करें इस अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव था, भारत सचिव का खर्च पहले भारत के राजस्व से दिया जाता था 1793 से ही, लेकिन जब ये अधिनियम आया तो इसमें जो भारत सचिव का खर्चा था वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ पर न्यूनतम 8 रखी गई थी, मैक्सिमम संख्या 12 की गई थी। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर थे। और इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था। और जो भारत सचिव हुआ करता था उसको जो है भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया। इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगर हम इन फीचर्स को देखें तो इन फीचर में 2 आपके आंसर सही होते हैं, एक तो पहला फीचर और एक तीसरा फीचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें केवल एक और तीसरा ऑप्शन सही है। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण भी किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रस्तावना की भाषा जो प्रियम्बल है हमारे संविधान की, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान के स्रोत में हमने डिस्कस किया था, जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन सी ये सही आंसर है। अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा समवर्ती सूची यानी कॉनकरेंट लिस्ट भी जो है हमने अपने संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरी, केंद्र और राज्य संबंध जो हैं
केंद्र और राज्य संबंध, ये भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। दूसरा अगर हम बात करें, शक्तियों का विभाजन भी यहीं से लिया है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस, तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक हैं वो भी हमने यहीं से लिया है। संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये आप याद रखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो हमने लिए हैं भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वाला वो बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदात्मक सरकार है, ये तो इसकी विशेषता है, लेकिन जो नहीं है आपको वो बताना है। अगर हम बात करें, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है, हमारे देश की न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। और यहाँ पर संघात्मक सरकार है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक सरकार, ये भारत के संविधान का फीचर नहीं है, ये भारत के संविधान की विशेषता में नहीं आता है। तो नहीं वाला ही आपको बताना है। ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की विशेषताओं में भारत का विशाल और विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, ये सब इसके फीचर हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में ये बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे भारतीय नागरिकता भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भारत का संविधान का भाग 2 भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के प्रावधान भारत की नागरिकता से ही संबंधित हैं। अगर आपसे पूछे भारत में जो एकल नागरिकता है वो किस देश के संविधान से ली गई, तो भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है हमारे देश में। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो इसका आर्टिकल 11 है, इसके अंतर्गत संसद को नागरिकता में यानी सिटीजनशिप के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, जिसमें 2015 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो बाई बर्थ यानी जन्म से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा वंश द्वारा, ठीक है, वंश परंपरा से, बाई डिसेंट। तीसरा पंजीकरण से यानी बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा बाई नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से। और पांचवा बाई एक्विजिशन लैंड से यानी भूमि अर्जन के द्वारा। तो देशीयकरण से भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने पर भी उस भूभाग के जो भी नागरिक थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय बैंक में धन जमा करके इसको देखें तो इन नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये कहीं भी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 5 आप याद रखेंगे 5 तरीके से। एक तो बाई बर्थ, एज इट इज़ नाम से हैं ये, तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरी वंश से या वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से यानी देशीयकरण को बाई नेचुरलाइजेशन से, या भूमि अर्जन या लैंड जिसे आप लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखेंगे। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक किस तरह का अधिकार है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है इसके बारे में, और ये क्वेश्चन आपको जनरल भी लगता होगा। तो संपत्ति का अधिकार शुरुआत में भारत के संविधान में आर्टिकल 31 में, ए का मतलब यहाँ आर्टिकल है यानी अनुच्छेद, भारत के संविधान में आर्टिकल 31 के तहत ये मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाता था। और संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे, इंक्लूडिंग संपत्ति के अधिकार को। लेकिन यहाँ पर आप देखें 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 44th यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया था, जिसके तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा करके इसको अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300A या 300 का में शामिल किया गया। 300 का आर्टिकल भाग 12 में आता है, इसको याद रखिएगा, भाग 12 में आता है। तो इसके तहत इसको अब, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 300 का के तहत इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के विरोध में कोई भी व्यक्ति सीधे अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये एक विधिक अधिकार है, ये एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी सही आंसर है।
ये सारी थ्योरी हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखेंगे, विधानसभा या लोकसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए, भारतीय राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने के लिए या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही जो है साल 1985 में 52वां संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। इसी के तहत जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो एक निर्वाचित सदस्य होने के बाद में अपनी मर्जी से किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, या कोई भी निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये सारे फीचर्स जो हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई थी एक निर्वाचित सदस्य के लिए। तो ये दल बदल कानून या दल बदल विरोधी कानून है, जिसका नाम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेना निवृत्त होने के पश्चात यानी रिटायरमेंट के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, इसके जो न्यायाधीश हैं वो क्या वकालत कर सकते हैं, किन जगहों पर वो वकालत कर सकते हैं आपको बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट हैं, इनके जो न्यायाधीश होते हैं ये रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपने रिटायरमेंट के बाद चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, अपने पद मुक्त होने के बाद रिटायरमेंट के बाद वो सरकार के अधीन किसी भी पद को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी बात करें तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश जरूर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि वो जो है सेवानिवृत्त होने के पश्चात न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ए सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्र, ये भारत जो है इसका जो अध्यक्ष है, भारत के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति हैं भारत के। तो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है यानी इलेक्टेड होता है, ना कि वंशानुगत। गणतंत्र का मतलब यही होता है। जैसे जिस तरह से हमारे भारत में सभी नागरिक समान हैं, किसी भी पद के लिए, किसी भी लोक हित के लिए जो पद होते हैं, लोक पद के लिए निर्वाचित हो सकता है कोई भी नागरिक देश का। तो किसी भी नागरिक को लोक पद हेतु निर्वाचित होने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का जो अध्यक्ष है या उस राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो केवल वंशानुगत होता है वहाँ का। ठीक है, एक वंश से ही आता है, जैसे वहाँ की महारानी, और उनके वंश से जो भी होगा वो अगली क्राउन चुना जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है, जो भारत का अध्यक्ष है, वो हर बार इलेक्शन के थ्रू ही आता है, और आपने देखा होगा कि कोई भी जो है इस पद पर आ सकता है। तो भारत एक गणतंत्र का मतलब यही हुआ। यहाँ पर अगर आप आंसर करना चाहें तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या वंशानुगत शासक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग जिन्हें कहते हैं, इनके संबंध में नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं या ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इस टर्म को भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि सही है पूछा है या सही नहीं पूछा है। जल्दी जल्दी में दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो हम ध्यान से उसको नहीं पढ़ पाते। अगर हम बात करें इसकी, भारत के संविधान में जो संघ है हमारा, यूनियन है और राज्य है, इनके समस्त जितने भी वित्त संबंधी काम होते हैं उन पर सबका लेखा जोखा रखने का काम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है। तो कैग जो इंस्टीट्यूशन है, ये संस्था है, ये कौन से पार्ट में है संविधान के पार्ट 5 में है। ये डिटेल में आपको पढ़ाया है, संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल कौन सा है कैग के लिए, 148 है। ये सब आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक कैग के बारे में बात की गई है।
अब आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये तो सही वाला हो गया। अगर आप इसके टर्म की बात करें, देखिए एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके छूटे नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी जो अगर टेन्योर की बात करें, उसके कार्यकाल की, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन से 6 वर्ष तक उसका टेन्योर है, 6 वर्ष तक, या 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु अगर 6 साल से पहले ही पूरी कर लेता है तब भी उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष तक की आयु तक जो भी इनमें से पहले वो अपना पद धारण करता है, लेकिन कभी भी वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। सीएजी, अब यहाँ देखिए इसमें अगर हम बात करें सीएजी का जो वेतन है, जो उसकी सैलरी मिलती है ना, वेतन, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेस होते हैं, उनके वेतन के समान ही उन्हें वेतन मिलता है, ठीक है, जिन्हें वर्तमान में 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। तो उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट यानी सी वाला भी ठीक है, आपको जो सही नहीं है उसके बारे में वो बताना है। सीएजी का वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब जो है याद रखिएगा, सीएजी की सैलरी, उसके अलाउंसेस, पेंशन, ये सब जो है भारत की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही भारित होते हैं, CFI पर भारित होते हैं। कैग अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद, वो भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, ये भी याद रखेंगे। यानी सेवानिवृत्त होने के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य है, बात ये वाली है, आखिरी स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया है। अगर हम बात करें, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यही हमको चुनना है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में सीएजी कौन है, वर्तमान में सीएजी कौन है ये भी याद रखेंगे। अभी वर्तमान में सीएजी कौन है, जीसी मुर्मू है। जीसी मुर्मू जो है वर्तमान सीएजी हैं। इनसे पहले राजीव महर्षि, ये भी नाम याद रखेंगे, राजीव महर्षि जो हैं इनसे पहले कैग थे, और ये 8 अगस्त, ठीक है, इन्होंने आज से ही जो है इन्होंने पदभार संभाल लिया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा पहले, अगर पहले तो पेपर बन चुका होगा तो राजीव महर्षि ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, राजीव महर्षि ऑप्शन में मिलेंगे आपको, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में जीसी मुर्मू है। जीसी मुर्मू कौन है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर आसीन थे और वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर जो बैठाए गए हैं वो हैं कौन है, मनोज सिन्हा हैं। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, इसमें एक आखिरी पॉइंट और बता देते हैं, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, यही इसका गलत है जो हमने अभी बताया। देखिए सीएजी को उसके पद से हटाने के लिए कुछ रीति हैं, कुछ आधार बताए गए हैं। जो रीति रिवाज उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिन रीति रिवाजों के तहत हटाया जाता है, उसी के तहत कैग को भी हटाया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, ये याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा हैं, ठीक है, ये अभी वर्तमान में है। लेकिन अगर पेपर तो आपका पहले ही बन चुका होगा, ऑप्शन में आपको जीसी मुर्मू उपराज्यपाल मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपको, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन आर बोला गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। बताना है इनको समझ करके कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। कथन में बात की गई है संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। देखिए इसको आप जानते हैं, ये अलग से क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसके तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता है अलग सेपरेटली भी इसको आप जानते हैं कि संविधान की हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 है, जिसे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं।
इस अधिकार का अगर उल्लंघन होता है कभी भी, इस अधिकार का कभी उल्लंघन होता है, इसको करने से आपको कोई अगर मना करता है, रोकता है, प्रतिबंध लगाता है, तो इसके उपचार के लिए आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहें इसी के उपचार के लिए तो आप आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। ये दोनों आर्टिकल याद रखेंगे आप, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित एक तरीके से संरक्षण देने के लिए, उनकी रिकवरी के लिए 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं। इन रिटों को आप जानते हैं। एक होती है हैबियस कॉर्पस, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो 5 तरह की रिट ये सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं रिट्स को जारी कर सकता है, वो आर्टिकल 32 के तहत करेगा। अगर हाई कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 226 के तहत इन्हीं 5 रिट्स को जारी करता है। ये सारी जितनी बातें बोली हैं सब एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ चुकी हैं ऑलरेडी, आपने देखेंगे क्वेश्चंस भी। अगर हम हैबियस कॉर्पस की बात करें या पहली रिट की बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो ये एक ऐसी रिट होती है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को इसमें जो है एक निश्चित समय के अंदर जो है न्यायालय के सामने उपस्थित करना होता है, ताकि न्यायालय जो है उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके। दूसरी रिट है परमादेश, आप इसको बोलते हैं, इसको मैंडेमस बोलते हैं, ठीक है। इसको परमादेश बोलते हैं या मैंडेमस, इसके नाम लिख देते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये। और देखिए इन पे क्वेश्चंस बनते हैं आपको डायरेक्टली, इसलिए आपको यहाँ पर रिवाइज करा दे रहे हैं। परमादेश जो रिट है ये उस समय जारी की जाती है जब कोई भी पदाधिकारी जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य होते हैं उनको सही तरह से निर्वाह नहीं कर पाता है। तो इसके मैंडेमस के थ्रू जो है कोर्ट क्या करती है, जो पदाधिकारी है उसके कर्तव्यों को पालन कराने का आदेश जारी करती है। तीसरी रिट है, इसका नाम है प्रोहिबिशन को हिंदी में आप बोलते हैं प्रतिषेध इस रिट का नाम है। ये रिट जो है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जो आपके बड़े जो कोर्ट होते हैं, बड़े कोर्ट से छोटे कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती हैं। इसमें जो है अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में एक तरीके उनको जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं, जो उछली अदालतें होती हैं या उछले कोर्ट होते हैं, और निचले कोर्टों को एक तरीके से क्या करते हैं, वो आदेश जारी करते हैं। इसमें तीसरी अमेंडमेंट प्रतिषेध के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें शर्शरी की, तो शर्शरी इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण ये वाली जो रिट है, इसके थ्रू भी, उत्प्रेक्षण के थ्रू भी ये रिट भी जो है अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो बड़े न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जो है ये रिट जारी की जाती हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है, जो बड़े न्यायालय हैं, जो छोटे न्यायालयों के पास में जो मुकदमे पड़े हैं पहले से ही, उनको वो बड़े यानी वरिष्ठ न्यायाधीश को या वरिष्ठ कोर्ट को भी भेज सकते हैं। अगली रिट है 5वीं और आखिरी रिट जो है, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो को बोलते हैं आप अधिकार परीक्षा जो ये रिट है, ये रिट क्यों जारी की जाती है। कोई भी लोकपद जो पब्लिक ऑफिसर होता है, देखिए इसमें जो है कोई भी लोकपद को अवैध रूप से अगर कोई धारण करता है, यानी कोई पब्लिक पद है, कोई पोस्ट है, उसको गलत तरीके से पहुंच गया उस पद पर, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध ही ये रिट जारी की जाती है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती हैं। अभी बताया है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ कोर्ट के लिए जारी की जाती हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसका कारण देखिए, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल ये सारा अधिकार आर्टिकल 32 के तहत ही हम जो है इन 5 रिट के थ्रू जो है एक तरीके से मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखें सवाल नंबर अगला, देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये जो है इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करते हैं। तो देखिए गांधीवादी सिद्धांत को आर्टिकल 40 की अगर आप बात करें, आर्टिकल 40 क्या है, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों की स्थापना आर्टिकल 40 में, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत को ही प्रतिबिंबित या अवलोकित करता है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है, गांवों में जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 14 में शामिल है।
1843 का बी क्लॉज में जो सहकारी संस्थाएं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत में ही शामिल होता है। अगर आप आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 47 में क्या बताया हुआ है, इसमें पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रावधानों को बताया गया है। आर्टिकल 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन को बताया गया है, और आर्टिकल 51 में यानी 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बताया गया है। ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं ये सब गांधीवादी सिद्धांत को अवलोकित करती हैं, और ये चारों आर्टिकल उसमें आराम से आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो विकल्प इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी जो होते हैं ये भारत के संविधान के किस भाग में होते हैं, तो ये भारत के संविधान का भाग यानी पार्ट होता है 4, और साथ में आर्टिकल कितने से कितने तक होते हैं, इसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है वो डीपीएसपीज बताए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर आपको पॉलिटी का रिवीजन हो गया, सारे पार्ट्स लगभग एक एक करके प्रियम्बल से लेकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बाकी और क्वेश्चंस भी लिए हैं, आप इनको ध्यान से सुनते चलिए। एक नागरिक के मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछे भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वर्तमान के अंदर। तो अगर आपसे ये पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसी के साथ चलिए। तो अगर आपसे ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की संस्था या किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का को जो है, इस अनुच्छेद 51 का के तहत जो है हमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। शुरुआत में तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी, लेकिन बाद में यानी पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे जब ये 51 का के तहत जोड़ा गया था 1976 में। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2002, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 51 का में जो है 11वीं यानी 11th मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं और इसमें से कौन सी शामिल नहीं है ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए, पहले इसमें अगर बात करें, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का पालन करना, ये हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए दूसरी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं हमारे, उनको अपने हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। तीसरी है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथी है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी जरूर करना। पांचवी है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्वता की भावना का विकास करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा है हमारी सामसिक जो संस्कृति है, संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझना और उसको बनाए रखना। एक है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत, सातवीं है ये प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करना, उसका संवर्धन करना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा संवर्धन करना, ये भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल है। अगला है ये देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना, ये भी इसमें शामिल है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मानवतावाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, डायरेक्टली एज इट इज़ है इसमें, ये भी शामिल है। और सार्वजनिक जो संपत्ति है हमारी, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसको सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना। और अगली बात करेंगे हम किसकी इसमें, तो देखिए जो व्यक्तिगत समूह और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। 11वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है हम लोगों का, वो कौन सा है,
6 वर्ष से 14 वर्ष, इसको अलग से भी पूछता है सेपरेटली, इसको ज़रूर पूछता है अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के जो माता पिता हैं या उनके जो संरक्षक हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये माता पिता के लिए बताया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के बच्चे जो हैं उन बच्चों के माता पिताओं को कहा गया है, उनके संरक्षकों को कहा गया है बच्चों को कि उन्हें उन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसमें अस्पृश्यता को मिटाने के दिशा निर्देश, इसकी बात नहीं की गई है इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। 11 के 11 नाम आपको गिनाए गए हैं, यहाँ से आप आंसर एलिमिनेट कर सकते। तो कुछ जो है आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आज हमने जितने डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन में, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मौलिक कर्तव्य थी या मूल कर्तव्य थी। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की या मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पार्ट 3 में है ये। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला रहेगा, भारत के कल्याणकारी होने का विचार किस में पाया जाता है? देखिए, भारत के कल्याणकारी या भारत के वेलफेयर स्टेट होने का विचार जो है संविधान की एक तो प्रस्तावना में आपको मिलता है, दूसरा मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक आदर्श समाज, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और ये समानता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य की ड्यूटीज़ हैं अपने नागरिकों के लिए, ये राज्य के कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। तो केवल इसका तीसरा रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर हमने बात की है तो भारत के कल्याणकारी होने का विचार जो है एक तो प्रस्तावना में हमने बात की थी और किस में बात की थी? ये यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसमें तीसरा भी है और पहला भी है, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, ये वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए इस वाली टेस्ट सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 10वीं, यहाँ से 15वें क्वेश्चन से आगे 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, इसको आप यहीं तक रहने दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे उस डाउट को आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच।